हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर ज़ूलॉजी सेशन। ओके, हमारे प्रीवियस सेशंस में हमने बहुत सारे हाई वेटेज टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं और आज भी हम एक ऐसा चैप्टर उठाने वाले हैं व्हिच हैज अ लॉट ऑफ वेटेज इन नीट एग्जामिनेशन। नाउ दिस चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, आपको पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है वो आपका ज़ूलॉजी का पहला चैप्टर होता है क्लास 12th में। और इस चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो नीट में पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर के कुछ सवाल करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर व्हिच आर गोइंग टू हेल्प यू विद योर नीट एग्जामिनेशंस। ओके, तो चलिए लेट अस बिगिन today's session. So welcome to the re-NEET masterclass zoology and let us begin with our first question. Okay, so as you can see the first question on your screen. Okay, which of the following statements about the luteal phase is correct? Okay, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे बच्चों तो ये जो क्वेश्चन है आपका this comes from menstrual cycle. Okay, menstrual cycle is one of the most read topic of this चैप्टर बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं और काफी एनालिटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। नो ल्यूटियल फेज। ओके, ल्यूटियल फेज आपको पता है ल्यूटियल फेज वो फेज होता है जो ओव्यूलेशन के बाद स्टार्ट होता है एंड इट इज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड इवन सम क्वांटिटी ऑफ ईस्ट्रोजन। तो चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इट विल जस्टिफाई आवर ल्यूटियल फेज। ऑप्शन ए, इट स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। नहीं, मेंस्ट्रुएशन के बाद आपका ल्यूटियल फेज नहीं सिक्रीट होता है, मेंस्ट्रुएशन के बाद आपका फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है। तो दिस इज नॉट करेक्ट। then it is associated with a surge in FSH. Okay, a surge in FSH and a surge in LH occurs just before ovulation, and this is not correct. It is characterized by high levels of progesterone. This is absolutely correct, क्योंकि आपको पता है जो आपका ल्यूटियल फेस होता है उसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ही ज्यादा हाई क्वांटिटी में प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रीट करता है। Then the corpus luteum degenerates completely by the 14th day of the cycle. नहीं, 14th day of the cycle के बाद तो corpus luteum बनना start होता है, वो degenerate नहीं होता है। So your correct option is going to be option C because it correctly justifies your luteal cycle. Now, let us look at the next question. How many secondary spermatocytes are needed to form 400 spermatozoa? Okay, इसमें ये एक सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है। आपको पता है कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है ना, वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इट कैन फॉर्म टू स्पर्मेटोजोआ। ओके, इट कैन फॉर्म टू स्पर्मेटोजोआ। सो देयर इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। अगर आपको 400 स्पर्मेटोजोआ बनाना है देन यू विल रिक्वायर 200 सेकेंडरी spermatocytes. Okay, so your correct answer is going to be option D, which is going to be your 200 secondary spermatocytes. Now, let us look at next question. In a woman with a 40-day menstrual cycle, ovulation is expected to occur on. Okay, अब ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपका ल्यूटियल फेज है, ल्यूटियल फेज के जो 14 डेज होते हैं आपके, दीज डेज आर फिक्स्ड। ओके, दीज डेज आर फिक्स्ड। तो ओव्यूलेशन के 14 डेज तक आपका ल्यूटियल फेज रहता है और ल्यूटियल फेज की जो ड्यूरेशन होती है वो आपकी क्या होती है? फिक्स होती है। तो इसका मतलब अगर 40 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ओके, अगर आपकी 40 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 40 डे से 14 दिन जस्ट पहले आपका ओव्यूलेशन होगा, यानी कि आपका ओव्यूलेशन होगा समवेयर अराउंड 26th डे। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी विच इज 26th डे। Now let us move forward with the next question. The umbilical cord connects the fetus to. Okay, umbilical cord आपको पता होगा बच्चों, जो umbilical cord होता है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बिकॉज वो आपके फीटस को क्या करता है? आपके फीटस को कनेक्ट करता है मदर के साथ। मदर के साथ वो कैसे कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स दी फीटस टू दी प्लेसेंटा। ओके, प्लेसेंटा आपको पता है प्लेसेंटा दोनों ही चीजों से बनती है। प्लेसेंटा इज फॉर्म फ्रॉम फीटल टिश्यू एज वेल एज योर मैटरनल टिश्यू। ओके, तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड आपके फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है और प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है? सारा एक्सचेंज होता है जिसकी वजह से आपका फीटस जो होता है वो ग्रो करता है। नाउ लेट अस लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। The placenta secretes which hormone that is used for pregnancy detection? Okay, सो यहाँ पर
जिस हार्मोन की बात की जा रही है वो हार्मोन आपको पता है, दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज HCG, ओके, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ये जो हार्मोन होता है इट इज सिक्रीटेड ड्यूरिंग वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, और ये हार्मोन जो होता है दिस इज फॉर्म्ड इन वुमेन ओनली एंड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओके। तो जो HCG हार्मोन होता है, HCG हार्मोन विमेन में नॉर्मली नहीं बनता है, ये विमेन में सिर्फ और सिर्फ तब बनता है जब विमेन प्रेग्नेंट होती है, ओके। बिकॉज ये जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा होता है, कोरियोनिक विलाई वगैरह एक्सपैंड कर रही होती है, प्लेसेंटा को बना रही होती है, तब वो HCG हार्मोन सिक्रीट करती है जो कि बेसिकली आपके कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, ओके। तो ये जो HCG हार्मोन होता है इसी की जो प्रेजेंस होती है हम यूरिन में डिटेक्ट करते हैं, और HCG हार्मोन की प्रेजेंस से ही प्रेगनेंसी डिटेक्शन किया जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। नाउ let us look at this question. मैच द फॉलोइंग हॉर्मोन्स विद देयर प्राइमरी फंक्शन इन प्रेगनेंसी, ओके। आपको तो पता ही है कि प्रेगनेंसी जो होता है, प्रेगनेंसी इज लाइक हैविंग अ लॉट ऑफ हॉर्मोन्स, और वो जो हॉर्मोन्स होते हैं वो बहुत सारे स्पेसिफिक फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। तो हियर वी हैव बीन गिवन अ लिस्ट ऑफ हॉर्मोन्स, और चलिए इसमें से देखते हैं कि कौन सा हार्मोन जो होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सा रोल प्ले करता है। सबसे पहले द मास्टर हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन ही कहा जाता है, ओके। व्हाई इज इट कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन? बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना और फीटस के ग्रोथ को सपोर्ट करना। तो प्रोजेस्टेरॉन उसके नाम में ही प्रेगनेंसी हार्मोन है, तो इट इज गोइंग टू मेंटेन योर प्रेगनेंसी, सो ए इज गोइंग टू बी 3। अब ऑक्सीटोसिन देखते हैं। ऑक्सीटोसिन का आपको पता है दो काम होता है। पहला काम होता है इट इज नोन एज पार्चुरेशन हार्मोन, ये डिलीवरी में हेल्प करता है, और दूसरा काम होता है इट इज नोन एज मिल्क इजेक्शन हार्मोन, तो ये मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो ऑक्सीटोसिन का देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, इंड्यूसेस लेबर कंट्रैक्शंस, ओके। तो जो आपका ऑक्सीटोसिन होता है इट विल इंड्यूस लेबर कंट्रैक्शंस, सो बी का आपका 4 होगा। नाउ लेट अस लुक एट रिलैक्सिन। रिलैक्सिन आपको पता है रिलैक्सिन क्या करता है, इट सॉफ्टens पेल्विक लिगामेंट्स, ओके। तो सी का आपका 1 होगा। अब बचा ही सिर्फ आपका डी और बचा ही सिर्फ आपका 2, तो ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी चलिए एक बार हार्मोन और उसका फंक्शन भी देख लेते हैं। D is your HPL, which helps in mammary gland development. Okay. So now we just need to search for options which have 3, 4, 1, 2, and I can find it here in C. Okay. So your option C, 3, 4, 1, 2 is going to be correct option. Now let us look at next question. द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म कंटेन्स, ओके। आपको पता है जो स्पर्म होता है, स्पर्म में एक्रोसोम होता है, और ये जो एक्रोसोम होता है ये एंटीरियर मोस्ट पोर्शन होता है स्पर्म का, ओके। सबसे आगे स्पर्म में यही प्रेजेंट होता है, इट इज द एंटीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्पर्म, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और एक्रोसोम के अगर हम फंक्शन की बात करें तो एक्रोसोम में ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपको फर्टिलाइजेशन के दौरान हेल्प करते हैं। जैसे आपको पता है कि जो आपका एक्रोसोम होता है उसमें जोनालाइसिन एंजाइम होती है, ओके, जो कि जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करने में हेल्प करती है। और भी एक्रोसोम्स में बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं व्हिच एक्चुअली हेल्प योर स्पर्म टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte, ओके। तो एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म कंटेन्स एंजाइम्स फॉर पेनिट्रेटिंग द ओवम, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, एंजाइम्स फॉर पेनिट्रेटिंग द ओवम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। द फंक्शनल लेयर ऑफ द यूट्रस दैट इज शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, ओके। यूट्रस आपको पता है जब हम यूट्रस की बात करते हैं तो यूट्रस में 3 लेयर होती है। द 3 लेयर्स ऑफ यूट्रस आर पेरीमेट्रियम, जो कि आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। देन जो मिडिल लेयर होती है आपकी उसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के बारे में आपको पता है, मायोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है, और इन्हीं स्मूथ मसल्स में अंडर द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन विगरस कंट्रैक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी या एक्सपल्शन ऑफ द फीटस होता है, जो कि हम पार्च्यूरेशन कहते हैं। तो मायोमेट्रियम अंडरगोज विगरस कंट्रैक्शंस एंड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ पार्च्यूरेशन। देन नेक्स्ट जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसकी उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, ओके। अब ये जो एंडोमेट्रियल लेयर होती है दिस इज द लेयर दैट अंडरगोस साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ओके। एंडोमेट्रियम लेयर ही होती है जिसपे कि आपका ईस्ट्रोजन एक्ट करता है, एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन करवाया जाता है, और मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी जो लेयर शेड ऑफ की जाती है दैट इज एंडोमेट्रियम, ओके। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, एंडोमेट्रियम। नाउ लेट अस लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। The Graafian follicle
द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स ड्यूरिंग ओव्यूलेशन ड्यू टू। ओके, अब यहाँ पे पूछा गया है बेसिकली कि जो आपका ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन इज बेसिकली द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 बाय ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है ओव्यूलेशन के दौरान और सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है, ये किसकी वजह से होता है? ओके, तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो ओव्यूलेशन होता है दैट इज ड्यू टू दी एलएच हार्मोन। जो आपका एलएच हार्मोन होता है, जो कि हम कहते हैं कि जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन एलएच की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है, जिसको कि हम एलएच सर्ज कहते हैं, एंड दिस एलएच सर्ज कॉजेस ओव्यूलेशन। ओके, आपको पता है बच्चों, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल में आपका एंट्रल फ्लूइड होता है, एलएच सर्ज जो होता है जिसमें एलएच का अमाउंट बढ़ता है, तो ये एलएच क्या करता है, ये एंट्रल फ्लूइड के प्रेशर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। ओके, तो विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन? इट इज एलएच हार्मोन, एंड एलएच सर्ज कॉजेस ओव्यूलेशन। ओके, so the Graafian follicle ruptures due to LH surge. Now let us look at next question. Which structure in the female reproductive system is responsible for capturing the ovum after ovulation? Yes, आपको पता है कि जब ओवम रिलीज होता है तो वो आपकी कैविटी में रिलीज होता है ना, बॉडी की कैविटी में ओवम रिलीज किया जाता है और उस ओवम को कैच करके फिर वापस से पूरा फेलोपियन ट्यूब में लाया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्री। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो एक्चुअली में ओवम को कैच करता है, तो दैट इज फिम्ब्रे। फिम्ब्रे आपको पता है कि दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर प्रेजेंट ऑन इनफंडिबुलम। ठीक है, जो आपका इनफंडिबुलम होता है, अगर ये आपका इनफंडिबुलम है, तो इनफंडिबुलम के सरफेस पे ऐसे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं व्हिच आर कॉल्ड एज फिम्ब्रे, और फिम्ब्रे का काम होता है टू कैप्चर द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में फिम्ब्रे नहीं है बट इनफंडिबुलम है, और आपको पता है जो फिम्ब्रे होता है इट इज अ पार्ट ऑफ इनफंडिबुलम। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, infundibulum. Now let us look at next question. The first mitotic division of the zygote results in the first mitotic division of the zygote. बच्चों आपको पता होगा कि जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट में जो डिविजन्स होते हैं दे आर अ वेरी वेरी स्पेशल टाइप ऑफ माइटोटिक डिविजन्स, जिनको कि हम क्लीवेज डिविजन्स कहते हैं। ओके, तो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जाइगोट में क्लीवेज डिविजन्स होते हैं विच आर अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन। क्यों? बिकॉज इसमें डीएनए रेप्लिकेशन तो होता है लेकिन यहाँ पर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने का मौका नहीं दिया जाता। द रिजल्टेंट डॉटर सेल्स आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स एंड दे कीप ऑन डिक्रीजिंग इन साइज। ओके, अब यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, यानी जाइगोट में जो पहला क्लीवेज होता है उससे जाइगोट कितने सेल्स में डिवाइड होता है? तो ब्लास्टोसिस्ट नहीं, मॉड्यूला नहीं, ट्रोफोब्लास्ट नहीं, टू सेल स्टेज। ओके, so the first mitotic division, which is your cleavage division of the zygote, results in two cell stage. Okay, so your correct answer is going to be option C, two cell stage. Now let us look at next question. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड? ओके बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा ये जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसको आपकी एमनियन लेयर सिक्रीट करती है। ओके, दिस इज सिक्रीटेड बाय एमनियन, और ये एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड जरूरी क्यों होता है? बिकॉज ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये शॉक, डेफिकेशन, इन सब से प्रोटेक्ट करता है आपके फीटस को। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? लुकिंग एट द ऑप्शन, ऑप्शन बी जिसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्शन एंड कुशनिंग ऑफ द फीटस, this is the most appropriate for the function of amniotic fluid. बाकी आप amniocentesis की टेक्निक भी पढ़ते हो जिसमें हम हल्का सा amniotic fluid withdraw करते हैं and then we can actually find out कि जो आपका developing fetus है उसमें कोई genetic abnormalities तो नहीं है। ओके, तो amniotic fluid क्यों secrete होता है? Mainly to protect and prevent the desiccation of your fetus. Now let us look at next question. What happens if fertilization does not occur? Okay, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑप्शंस विल बी पॉसिबल? द कॉर्पस ल्यूटियम degenerates. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना? आपको पता है इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो डीजेनरेट करता है। जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करता है तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स फॉल करते हैं, ईस्ट्रोजन के लेवल फॉल करते हैं। योर प्रोजेस्टेरॉन वाज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग योर एंडोमेट्रियम। ओके, और जब प्रोजेस्टेरॉन के लेवल गिरते हैं तो एंडोमेट्रियम जो होती है वो शेड ऑफ होने लगती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, ईस्ट्रोजन
estrogen levels will not rise, placenta will not form, endometrium will not thicken, and the correct answer is going to be option A. The corpus luteum degenerates. Let us look at next question. Which hormone inhibits FSH release after ovulation? ठीक है बच्चों, अगर FSH हार्मोन की हम बात करेंगे ना, तो FSH हार्मोन के लिए हमेशा कौन सा हार्मोन होता है? इनहिबिन होता है. ओके, तो जो आपका इनहिबिन हार्मोन होता है, इनहिबिन हमेशा क्या करता है? इनहिबिन FSH के रिलीज को सप्रेस करता है या FSH के रिलीज को कम करता है. ओके, तो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, इनहिबिन, बिकॉज इनहिबिन इनहिबिट्स द release of FSH. Now let us look at next question. Which fetal structure is responsible for exchanging nutrients with the mother? Okay, तो अगर आप fetus और mother के बीच में एक structural और functional unit की बात करेंगे तो वो हमेशा क्या होता है? वो placenta होता है. Okay, placenta जो होता है वो mother और fetus के बीच में nutrients, waste material, सारी चीजों की exchange करवाता है, while making sure कि maternal और fetal blood कभी भी contact में ना आए और कभी भी maternal और fetal blood की mixing ना हो. Okay, so the correct answer is going to be option B, placenta. Now let us look at next question. Which of the following is the first milk produced by the mother after childbirth? Okay, just after childbirth है ना, पार्चुरेशन के बाद जो नेक्स्ट फेनोमेनन होता है वो लैक्टेशन होता है. ठीक है, इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में जो मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज वेरी 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 मच रिक्वायर्ड फॉर योर डेवलपिंग फीटस. क्यों? क्योंकि वो जो मिल्क होता है, इट इज वेरी मच रिच इन एंटीबॉडीज. आपको पता है कि IgA एंटीबॉडीज उसमें प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं? चाइल्ड के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, फीटस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं. ठीक है, so what is the name of that milk? That milk is called as colostrum. Okay, so the milk which is secreted during initial days of lactation and is highly nutritious is called as colostrum. Now let us look at next question. Which of the following is not a function of the placenta? Okay, तो placenta के चलिए देखते हैं क्या function है क्या नहीं है. Producing hormones. Placenta actually acts as a temporary endocrine gland और वो बहुत सारे hormone produce करता है, जैसे कि आपका HPL हो गया, HCG हो गया. Okay, तो producing hormones is a function of placenta. Placenta is actually a temporary endocrine gland. So this is a function of placenta. Oxygen exchange, yes, between mother and fetus वो करवाता है. प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड फर्टिलाइजेशन. ओके, आप देखो प्लेसेंटा जो है, इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, बट it actually helps to provide passive immunity to the developing fetus by allowing IgG antibodies to cross through it. ठीक है, but fertilization, this is definitely not a function of the placenta, so your correct answer is going to be option D, fertilization. Now विच हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन. ठीक है बच्चों, अभी हमने प्रीवियस अपने कुछ क्वेश्चंस में ही डिस्कस किया था, वहां पे हम ऑक्सीटोसिन की बात कर रहे थे और हमने ऑक्सीटोसिन के लिए ही कहा था कि जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है उसके दो नाम होते हैं. ऑक्सीटोसिन का एक नाम होता है आपका पार्चुरेशन हार्मोन. व्हाई? बिकॉज इट इंड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कंट्रैक्शंस इन मायोमेट्रियम टू एक्सपेल आउट द फीटस. और इसका दूसरा नाम होता है मिल्क इजेक्शन हार्मोन या मिल्क लेट डाउन हार्मोन. व्हाई? बिकॉज ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मेमोरी ग्लैंड्स के मायोएपिथेलियल सेल्स में कंट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से मिल्क रिलीज होता है. ओके, so the hormone which is responsible for milk ejection is going to be oxytocin. So your option C, oxytocin, is going to be correct. Now let us look at next question. The medical termination of pregnancy MTP Act was passed in, ये year आपको याद रखना है बच्चों. This is just a memory based question and the year is 1971. Okay, तो MTP Act इंडिया में कब पास किया गया था? It was passed in 1971. Now next question. Saheli, an oral contraceptive pill, is different because it. Okay, देखो जब हम OCPs की बात करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करते हैं, तो वहां पे हम ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन कॉम्बिनेशन पिल की बात करते हैं, खाली प्रोजेस्ट्रॉन की भी, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स की भी बात करते हैं. फिर वहीं पे हम एक और नाम पढ़ते हैं विच इज सहेली. ठीक है, सहेली जो होता है, सहेली बाकी OCPs से डिफरेंट होता है. क्यों डिफरेंट होता है? बिकॉज सहेली की खास बात ये है कि इट इज अ नॉन स्टेरॉइडल पिल. ठीक है, ये नॉन स्टेरॉइडल पिल होता है, साथ ही साथ ये वंस इन अ वीक वाली पिल होती है. ओके, इट इज वंस इन अ वीक वाली पिल. इट इज नॉन स्टेरॉइडल. रिमेंबर इट वाज डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ. ओके, ये CDRI लखनऊ में डेवलप की गई थी.
और सहेली जो होती है, सहेली कंटेन्स अ सब्सटेंस कॉल्ड एज सेंटक्रोमेन, जो कि क्या करता है, ईस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर्स होते हैं यूट्रस में, इट एक्चुअली इंटरफेयर्स विद द वर्किंग ऑफ द ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूट्रस। ओके, तो सहेली क्या होती है आपकी, सहेली नॉन स्टेरॉइडल पिल होती है, हार्मोन बेस्ड वर्क परमानेंटली। ऑप्शन बी जहां पे ये लिखा गया है हैज नॉन स्टेरॉइडल कंपोनेंट्स विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट रिगार्डिंग योर सहेली। ओके, नाउ लुकिंग एट नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a component of the fallopian tube? Okay, अगर आपके fallopian tube की हम बात करें बच्चों, so your fallopian tube is also called as oviduct। ठीक है, आपके fallopian tube को oviduct भी कहते हैं। 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स का ये पार्ट होता है, और इसमें खुद 3 पार्ट होते हैं। वन इज इनफंडिब्यूलम, ओके, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, जहां पे अभी हमने फिम्ब्रे के बारे में डिस्कस किया। Then we have ampulla. Ampulla is the wider portion जहाँ पे fertilization होता है, and then इसका last portion होता है isthmus. Okay, a narrow portion which joins the uterus. So let us look at infundibulum है, ampulla है, isthmus है. Which of the following is not a part of the fallopian tube? Uterine fundus. Why? Because इसके नाम में ही लिखा हुआ है, it is a part of the uterus. Now let us look at next question. Oh, so we have an A and R question here. Assertion and reason. Assertion है FSH acts upon ovarian follicles in females and Leydig cells in males. Okay. देखिए एफएसएच जो होता है, एफएसएच का नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये बात तो एकदम सही है कि इट एक्ट्स अपॉन ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स, बट लिडिक सेल्स इन मेल्स वाली बात एकदम गलत है, बिकॉज लिडिक सेल्स पे आपका एफएसएच नहीं बल्कि एलएच एक्ट करता है। मेल्स में एफएसएच जो होता है वो सर्टोरी सेल्स पे एक्ट करता है, वो लिडिक सेल्स पे एक्ट नहीं करता है, तो आपका असर्शन तो बच्चों रॉन्ग हो गया। चलिए रीजन देखते हैं। Reason is growing ovarian follicles secrete estrogen in females. Absolutely true. आपको पता है कि जब ओवेरियन फॉलिकल ग्रो करते हैं फॉलिकुलर फेज में, तब वो बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, इसीलिए आप देखोगे कि ईस्ट्रोजन की जो अमाउंट है या ईस्ट्रोजन का जो पीक है वो आपका फॉलिकुलर फेज में ही आता है, व्हेन योर फॉलिकल्स आर ग्रोइंग एंड सिक्रीटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन, while interstitial cells secrete androgen in males। ठीक है, अब ये interstitial cells क्या होते हैं, तो आपके जो interstitial space होता है उसमें आपके lytic cells present होते हैं, which are also called as interstitial cells। okay, and under the influence of LH वो androgen secrete करते हैं मेल में। तो यहाँ पर हम ये समझते हैं बच्चों, what we can understand is कि हमारा assertion तो false है लेकिन हमारा reason एकदम correct है। so looking at option D है ना, assertion is false but reason is true is going to be our correct option। Now let us look at next question. This is a statement based question. Statement 1, the presence or absence of the hymen is not a reliable indicator of virginity। ठीक है, this is absolutely correct, ये statement एकदम correct है। स्टेटमेंट 2, द हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली। ठीक है, यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट 2 को देखोगे तो स्टेटमेंट 2 जो है आपका वो स्टेटमेंट 1 को डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है। ओके, वाई, बिकॉज अगर आपका स्टेटमेंट 2 सही होगा तो स्टेटमेंट 1 की तो वैलिडिटी ही खत्म हो जाएगी, तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। यू नो कि जो हाइमेन होता है इट इज नॉट टोन ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, इट कैन बी टॉर्न बाय अ वेरियस एक्टिविटीज लाइक साइक्लिंग, हॉर्सबैक राइडिंग एटेक्स्ट्रा। ओके, सो स्टेटमेंट 2 is wrong but statement 1 is correct, so we have option C, statement 1 is true but statement 2 is false। Now let us look at our next question. The release of sperms into the seminiferous tubules is called as spermiation। Okay, this statement is correct। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी ने लिखा है द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन, ये एकदम सही है। स्पर्मिएशन की एक और थोड़ी सी ब्रॉड डेफिनेशन भी होती है जिसमें हम कहते हैं कि एक्चुअली में जो स्पर्म्स होते हैं जब वो टेस्टिस को लीव करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। ओके, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा हुआ है द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, तो ये एकदम सही है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। नहीं, ओके, स्पर्मेटोगोनिया से जब स्पर्म बनते हैं तो उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ओके, स्पर्मियोजेनेसिस इज सिंपली अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है जहां पे यो स्पर्मेटिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। ओके, तो आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बच्चों, लेकिन आपका स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, तो यहीं पे हम ये कहेंगे ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज
Which of the following statements are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis? Okay. तो बच्चों आपको पता है जो spermatogenesis का प्रोसेस होता है which is the process of formation of sperm और जो oogenesis होता है the process of formation of ovum वो दोनों आपस में काफी अलग होते हैं ठीक है spermatogenesis और oogenesis में there is a significant amount of difference although both of them undergo meiotic division to provide you with gametes okay चलिए ऑप्शन ए देखते हैं पहले आपका स्टेटमेंट ए देखते हैं इट बिगिंस ड्यूरिंग फीटल लाइफ ठीक है फीटल लाइफ में आपका oogenesis शुरू होता है स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू नहीं होता है ठीक है तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस ओके इट इज नॉट ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट इट इज ट्रू फॉर oogenesis तो ये तो होगा नहीं दूसरा है इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी एकदम सही है स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो आपका प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है लेकिन oogenesis आपका फीटल लाइफ में स्टार्ट होता है तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट एज वेल एज इनकरेक्ट फॉर oogenesis तो ये एकदम सही है ऑप्शन सी देखते हैं इट प्रोड्यूसेस ओनली वन फंक्शनल गैमीट फ्रॉम वन प्राइमरी जर्म सेल ओके स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको पता है कि जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो 4 स्पर्म्स बनाता है जबकि oogenesis में जो प्राइमरी ओ साइट होती है वो एक ही ओवम बनाती है तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये oogenesis के लिए सही है पर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए गलत है तो क्वेश्चन में ये नहीं होगा देन इक्वल साइटोकाइनेसिस occurs during meiosis ओके आपको पता है जब स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं तो बोथ ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैव एन इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लेकिन अगर हम oogenesis की बात करें तो जब आप प्राइमरी ओ साइट से सेकेंडरी ओ साइट बनाते हो और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाते हो तो आपको पता है कि वहां पे साइज का जो होता है बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है क्योंकि जो आपकी सेकेंडरी ओ साइट होती है उसके पास बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है और जो आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी होती है उसमें बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है तो equal cytokinesis occurs during meiosis will be true for spermatogenesis and at the same time it will also be incorrect for oogenesis then it includes spermiogenesis where spermatids transform into spermatozoa okay this is correct okay this is correct तो यहाँ पे कौन से हमारे स्टेटमेंट है जो spermatogenesis के लिए करेक्ट है we will have b we will have d and we will have e okay तो यहाँ पे ऑप्शन देखो बी डी ई ऑप्शन ए ओके तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है बी डी एंड ई दिस विल बी योर करेक्ट आंसर नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये अगेन आपका मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर ओवरी है प्लेसेंटा है कॉर्पस ल्यूटियम है एंड अदर थिंग्स ओवरी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आपको पता है जो ओवरी होती है आपकी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है ओके इसीलिए उसको तो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन बोला जाता है तो ए का होगा आपका 2 ओके ए विल बी 2 बी देखते हैं प्लेसेंटा प्लेसेंटा विल बी HCG C will be corpus luteum will be progesterone D will be Leydig cells and it will be androgen okay so you just have to look at 2143 okay अगर आप यहाँ पे 2143 देखोगे तो ऑप्शन ए है ना ऑप्शन ए जो है आपका दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन चलो अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे ये assertion रीजन का क्वेश्चन है assertion देखते हैं Amniocentesis for sex determination is one of the strategies of reproductive and child health care program. Okay, जो RCH प्रोग्राम होता है आपका उसमें कहा जा रहा है कि एमनियोसेंटेसिस को सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक स्ट्रैटेजी रखा गया है दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग ओके एमनियोसेंटेसिस जो होता है एमनियोसेंटेसिस को यूज किया जाता है फॉर डिटेक्टिंग जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज इन फीटस बिफोर बर्थ ठीक है लेकिन अगर आप एमनियोसेंटेसिस को यूज कर रहे हो फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन then it is actually illegal in India ठीक है आप एमनियोसेंटेसिस को फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिया नहीं यूज कर सकते हैं so this is absolutely incorrect ban on amniocentesis checks increasing menace of female feticide this is absolutely correct actually में अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखोगे तो फॉरेन कंट्रीज में एमनियोसेंटेसिस प्रॉपर यूज किया जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बट इंडिया में इसको बैन कर दिया गया था वाई बिकॉज आपको पता है कि जो इंडिया है इंडिया में एक्चुअली देयर इज मच मोर लाइकिंग टुवर्ड्स सन टुवर्ड्स हैविंग मेल चाइल्ड देन हैविंग अ फीमेल चाइल्ड तो इंडिया में एमनियोसेंटेसिस को बैन ही इसलिए किया गया था बिकॉज जो फीमेल फीटिसाइड था इंडिया में वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था ठीक है और एमनियोसेंटेसिस को बैन करके उस फीमेल फीटिसाइड वाली प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश की गई है ओके तो रीजन इज करेक्ट सो आपका असर्शन विल बी रॉन्ग बट रीजन विल बी ट्रू सो योर ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर ओके उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड let us look at next question
In a normal healthy woman, periodic abstinence is practiced during which days of the menstrual cycle? Okay. जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे हम कुछ मेथड्स पढ़ते हैं ना, मेथड्स पढ़ते हैं हम, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में आप नेचुरल मेथड्स पढ़ते हो जिनके की साइड इफेक्ट जीरो होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इनका फेलियर रेट भी बहुत हाई होता है। उसी में आप एक पढ़ते हो पीरियोडिक एब्सटिनेंस। ओके, पीरियोडिक एब्सटिनेंस जो होता है इट एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड दी मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला फेनोमेनन। तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस में किया क्या जाता है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस में जब चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन सबसे ज्यादा हो, ओके, व्हेन द चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन आर मोस्ट हाई, उस टाइम पे एनी सेक्सुअल एक्टिविटी इज नॉट डन, बेसिकली कोइटस इज नॉट डन। ओके, तो यहाँ पे पीरियोडिक एब्सटिनेंस कब प्रैक्टिस किया जाएगा, इट विल बी फ्रॉम डे 10 टू डे 17। ओके, बिकॉज आपको पता है 14th डे के अराउंड आपका मोस्टली ओव्यूलेशन होता है, और इसीलिए पीरियोडिक एब्सटिनेंस जो सजेस्ट किया जाता है इट इज सजेस्टेड फ्रॉम डे 10 to day 17th of the menstrual cycle. Now, let us look at next question. This question is again based on natural methods of contraception. लैक्टेशनल एमिनोरिया वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ओके, लैक्टेशनल एमिनोरिया जो है बेसिकली इट इज द लैक्टेशनल एमिनोरिया वर्ड का अगर आप मीनिंग देखोगे तो इट इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग लैक्टेशन। ओके, तो जब मदर लैक्टेट करती है, ओके, जब मदर लैक्टेट करती है तो ऐसा कहा जाता है कि उसमें फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंटिन्यू नहीं करेगी। तो ऐसा होता क्यों है, बेसिकली अगर लैक्टेशन हो रहा है तो लैक्टेशन के टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है उसकी कंसंट्रेशन काफी हाई रहेगी। अब ये जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है इट एक्चुअली डज नॉट अलाउज द सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच, जो आपके गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं ये उनको रिलीज नहीं होने देता है। और आपको पता है जो एलएच एंड एफएसएच हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एफएसएच जो होता है वो आपका फॉलिकल डेवलपमेंट करवाता है, एलएच ओव्यूलेशन करवाता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपका ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो रुक जाता है। अब अगर आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो सकता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड लैक्टेशनल एमिनोरिया। लेकिन जो लैक्टेशनल एमिनोरिया वाला मेथड होता है वो कहा जाता है कि इट वर्क्स ओनली अप टू 6 months आफ्टर पार्चुरेशन गिवन दैट द मदर इज लैक्टेटिंग। ओके, तो लैक्टेशनल एमिनोरिया के लिए कहा जाता है कि इट इज गोइंग टू वर्क अप टिल 6 months आफ्टर पार्चुरेशन प्रोवाइडेड द मदर इज लैक्टेटिंग। ओके, और इसका प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल यही होता है कि जब प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होता है तो वो एलएच और एफएसएच को सिक्रीट ही नहीं होने देता है, काम ही नहीं करने देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आपका मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन दोनों के दोनों प्रिवेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सारे ऑप्शंस देखोगे देन ऑप्शन ए सप्रेसिंग मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन, here we have this question, select the correct statement regarding IUDs। ओके, तो यहाँ पे बच्चों आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको पता लगाना है कि आईयूडी के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, intrauterine devices are objects which are inserted in the uterus of female through vagina by expert doctors। this is absolutely correct है ना। IUDs जो होते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस ही इनको क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये यूट्रस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, बट ये सेल्फ इंसर्शन नहीं कर सकते हो आप। जो आईयूडी का इंसर्शन होता है इट इज डन बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। ओके, सो ए इज करेक्ट। B, IUDs may be categorized as non-medicated, copper-releasing IUD and hormone-releasing IUDs। Okay, ये सही है, साथ ही साथ जो examples given है वो भी correct है। C देखते हैं। In India, use of IUD is one of the most widely accepted methods of contraception these days, है ना? This is also correct। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस आपको करेक्ट दिख रहे हैं, सारे ही स्टेटमेंट आपको आईयूडी के लिए करेक्ट दिख रहे हैं, hence your correct answer is going to be option D, all of these। Now, let us look at next question. In ICSI, sperm is directly injected into the, okay, ICSI का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो हम जो नहीं कहते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन में ही नाम में ही आंसर छुपा होता है, वैसा ही कुछ होता है। आईसीएसआई का फुल फॉर्म ही होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ओवम होती है, ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है टू मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, सो स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। बेसिकली सेकेंडरी oocyte जो होता है ना आपका, सेकेंडरी oocyte में जब आप स्पर्म को इंजेक्ट करोगे तो वहां पे आपका मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, ओवम विल बी फॉर्म्ड। स्पर्म और ओवम जब होता है आपका वो मीट करते हैं, और जब वो मीट करते हैं देन फर्टिलाइजेशन विल हैपन।
Then let us look at next question. Okay. Let us look at next question. A 25-year-old healthy woman suddenly skips menstruation for 2 cycles. Most likely cause. Okay. मेंस्ट्रुएशन अगर एब्सेंट है ना? तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन के लिए रीजंस होते हैं. देयर आर सम प्राइमरी रीजंस एंड देन देयर आर सम सेकेंडरी रीजन. जो प्राइमरी रीजन होता है, जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल रीजन होता है, दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू प्रेगनेंसी. ओके, तो अगर मेंस्ट्रुएशन स्किप हुआ है तो जो सबसे प्राइमरी रीजन होता है फॉर दैट, इट इज प्रेगनेंसी और बेसिकली इम्प्लांटेशन. ठीक है. जो सेकेंडरी रीजंस होते हैं, कुछ सेकेंडरी रीजंस भी होते हैं जिसमें पुअर डाइट होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, ऑल दोस थिंग्स. ओके, बट मोस्ट लाइकली कॉज मतलब क्या पूछ रहा है? ये प्राइमरी रीजन पूछ रहा है. एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द प्राइमरी रीजन? द प्राइमरी रीजन इज गोइंग टू बी fertilization leading to pregnancy. Okay, now let us look at next question. Which of the following depicts the correct pathway of milk flow in mammary glands to the exterior? Okay, तो आपको पता है जो आपका mammary gland होता है, आपका mammary gland एक exocrine gland होता है. एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड की क्या पहचान होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड की ये पहचान होती है कि उनके पास डक्ट्स होते हैं. ओके, अब अगर यहाँ पे मैं आपसे मैमरी ग्लैंड के भी डक्ट सिस्टम की बात करूं, तो मैमरी ग्लैंड में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, इट इज इन एल्वियोलाई. ओके, ये एल्वियोलाई में मिल्क प्रोडक्शन होता है, जिसके बाद ये मैमरी ट्यूब्यूल्स में भेजा जाता है. मैमरी ट्यूब्यूल से ये मैमरी डक्ट्स में भेजा जाता है. मैमरी डक्ट से ये एम्पुला में जाता है, और एम्पुला में जाने के बाद ये आपका लैक्टिफेरस डक्ट में जाता है. लैक्टिफेरस डक्ट will open into nipple through which the milk can be sucked out. ओके, तो चलिए देखते हैं कहाँ पे ये जो सीक्वेंस है आपका वो जस्टिफाई हो रहा है. डक्ट, एल्वियोलाई, नो एल्वियोलाई बाद में आ रहा है, नहीं. यहाँ पर डी देखिए, एल्वियोलाई, डक्ट, एम्पुला एंड लैक्टिफेरस डक्ट. ओके, सो जो आपका ऑप्शन डी है, इट इज एक्चुअली द करेक्ट पाथवे ऑफ मिल्क फ्लो इन mammary gland. So your option D is going to be your correct answer. Now let us look at next question. Secretion of blank space does not constitute seminal plasma. Okay, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो secretion of dash does not constitute the secretion of does not constitute seminal plasma. तो देखो seminal plasma है आपका. ओके, सेमाइनल प्लाज्मा में सेमाइनल प्लाज्मा बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ सीमेन, है ना? आपके सीमेन में यू हैव स्पर्म, आपके सीमेन में आपका स्पर्म होता है प्लस आपका सेमाइनल फ्लूइड होता है. ओके, सेमाइनल फ्लूइड और सेमाइनल प्लाज्मा. जो आपका सेमाइनल फ्लूइड होता है, सेमाइनल फ्लूइड इज सिक्रीटेड फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. ओके, तो जो आपका सेमाइनल फ्लूइड होता है, इट कम्स फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. और जो आपका स्पर्म होता है, स्पर्म आपको पता है, इट कम्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन टेस्टिस. ओके, Bartholin's glands जो होता है, it is not a part of male reproductive system and hence Bartholin's gland is going to be your correct option. Let us look at next question. Which of the following has two sets of chromosomes? ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा गया है कि आपको कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, उन स्ट्रक्चर में से 3 स्ट्रक्चर जो है हैप्लॉइड है एंड 1 स्ट्रक्चर इज डिप्लॉइड. सो यू जस्ट हैव टू फाइंड द सेल व्हिच इज डिप्लॉइड. ओके, oogonia. ओके, प्राइमरी oogonial सेल्स जो होती है, या जो oogonial सेल्स होते हैं जो आगे आपके प्राइमरी oocyte बनाते हैं, ये डिप्लॉइड होते हैं. सेकेंडरी oocyte इज हैप्लॉइड, oostid is haploid, spermatozoan is also haploid. Okay, so your correct answer is going to be option A, oogonium. Okay, now let us look at next question. The embryo with 8 to 16 blastomeres is called. Okay, यहाँ पे देखो, हम थोड़ी देर पहले ही क्लीवेज डिविजन्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे वापस वही क्लीवेज डिविजन्स वाली चीज आती है. द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 blastomeres is called. ओके, तो इसका ये जस्ट इट इज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. दिस इज कॉल्ड एज मोरुला. ठीक है, तो आपका 2 सेल स्टेज होता है, 4 सेल स्टेज होता है, फिर उसके बाद जो 8 to 16 सेल स्टेज होता है उसको मोरुला कहते हैं. एंड देन द मोरुला विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट which is ultimately going to get implanted. Okay, so the correct answer is going to be morula. Now let us look at next question. कैपेसिटेशन अकर्स इन. ओके, कैपेसिटेशन आपको पता है, कैपेसिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है. कैपेसिटेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, हम स्पर्म को मोटिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं एंड हम स्पर्म को इस केपेबल बनाते हैं कि वो जाके क्या कर सके, वो जाके फर्टिलाइजेशन कर सके या वो जाके ओवम तक पहुंच सके. तो कैपेसिटेशन का जो प्रोसेस होता है, इट एक्चुअली अकर्स इन योर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना? जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, वहीं पे स्पर्म का कैपेसिटेशन किया जाता है ताकि स्पर्म इज एक्चुअली रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन.
ओके। सो इसका आंसर कि कैपेसिटेशन अकर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कैपेसिटेशन में बेसिकली देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस, देयर आर सम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो कि क्या करते हैं, जो कि स्पर्म को ज्यादा मोटाइल करते हैं और स्पर्म को केपेबल करते हैं कि वो ओवम को जाके फर्टिलाइज कर सके। Now let us look at next question. This is actually a diagram based question. Okay, sperm का डायग्राम है। अब अगर यहाँ पे आप sperm का डायग्राम देखोगे बच्चों, तो ए आपको पता है, ए आपका एक्रोसोम है, राइट। बी आपका मिडिल पीस है जिसमें कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और सी की अगर हम बात करें तो सी इज द टेल ऑफ द स्पर्म। ओके। अब अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आपसे नाम नहीं पूछा गया है कि कौन क्या है बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है बेसिकली कि फंक्शंस क्या-क्या हैं। ओके, तो एक्रोसोम का फंक्शंस देखते हैं पहले। कंटेन्स डीएनए एंजाइम फॉर इम्प्लांटेशन फिल्ड विथ एंजाइम्स इज करेक्ट। अभी हमने थोड़ी देर ही पहले अपने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था जिसमें हमने ये पाया था कि एक्रोसोम इज एक्चुअली फिल्ड विथ एंजाइम्स व्हिच हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ ओवम बाय स्पर्म। देन बी प्रोड्यूसेस एनर्जी, एकदम करेक्ट बच्चों, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर द स्पर्म मूवमेंट, एंड सी फैसिलिटेट्स मोटिलिटी। ओके, तो जो आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। लेट अस लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। In human females, primary oocyte starts their first meiotic division during. Okay, तो यहाँ पर जो प्राइमरी oocytes हैं, पूछा गया है कि प्राइमरी oocyte जो होती है वो अपना मियोसिस वन शुरू कब करती है। तो अगर हम ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो जो प्राइमरी oocyte होती है, इट बिगिंस मियोटिक डिवीजन इन फीटल लाइफ। ओके, हमने पढ़ा है कि जो oogenesis का प्रोसेस होता है वो फीमेल में एम्ब्रॉयनिक स्टेज पे ही बिगिन हो जाता है, फीटल लाइफ में ही बिगिन हो जाता है, जहाँ पे जो आपकी प्राइमरी oocyte होती है वो मियोसिस वन को स्टार्ट कर देती है। बट ये मियोसिस वन को कंप्लीट नहीं करती है ना, हम सबको पता है कि ये मियोसिस वन स्टार्ट करती है बट इट गेट्स अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन। ओके, ये डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन में जाके अटक जाती है, ये उसके आगे नहीं बढ़ती है। फिर जब आपका प्यूबर्टी होता है, प्यूबर्टी में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उस दौरान क्या होता है, उस दौरान आपका मियोटिक वन डिवीजन कंप्लीट होता है, जिसमें आपको मिलता है, एक आपको सेकेंडरी oocyte मिलता है और फर्स्ट पोलर बॉडी मिलती है। ये जो सेकेंडरी oocyte होती है ये भी मियोसिस टू स्टार्ट करती है, बट ये भी मियोसिस टू को कंप्लीट नहीं करती है, ये जाके आपका मेटाफेज टू स्टेज में अरेस्ट हो जाती है। फिर मियोसिस टू एक्चुअली में कंप्लीट कब होता है, मियोसिस टू कंप्लीट होता है आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte। ओके, नाउ लेट अस लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an unpaired male accessory gland? Okay, बच्चों अगर मैं आपसे मेल एक्सेसरी ग्लैंड की बात करूं तो यहाँ पे तीन ही ग्लैंड होते हैं। ओके, वन इज सेमाइनल वेसिकल, second one is prostate gland, and the third one is bulbourethral gland. Okay, the third one is going to be your bulbourethral gland. Okay, अब यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो दो ग्लैंड जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, जिसमें आपका सेमाइनल वेसिकल होता है, ये पेयर्ड होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ये भी पेयर्ड होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपसे प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करूं तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो सिंगल या अनपेयर्ड होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, प्रोस्टेट ग्लैंड। नाउ Now we will be taking up the last question for today's lecture. तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं for today's lecture, and here is this question on your screens. Interstitial cells, lytic cells, nerve cells. तो देखो दिस क्वेश्चन में आपको बेसिकली एक एनालॉजी कंप्लीट करनी है, और अगर आप इस एनालॉजी को देखोगे तो इंटरस्टिशियल सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज lytic cells. Similarly, nerve cells is just another name of सर्टोरी सेल्स। ओके, तो जो सर्टोरी सेल्स होते हैं, ड्यू टू देयर फंक्शन हम इनको सस्टेनाक्युलर सेल्स भी कहते हैं और हम इनको नर्व सेल्स भी कहते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, सर्टोरी सेल्स। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए विच विल हेल्प यू टू क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट एंड विच विल हेल्प यू टू परफॉर्म बेटर इन नीट एग्जामिनेशन। ओके, आई मीट विथ यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर जहां पे मैं एक नया टॉपिक पिक करूंगी। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। ओके, थैंक यू एवरीवन।